हेलो बच्चों। आज जे एडवांस वालों ने डेट डिक्लेयर कर दिया है। देखा क्या तुम लोगों ने? हाँ सर। मेंस ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है बट एडवांस ने 3 जुलाई बोल दिया। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू कंडक्ट इट ऑन 3 जुलाई नाउ बिकॉज उसमें उन्होंने क्या डेट दिया है एग्जैक्टली। आठ जून से बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन जेई 2022 के लिए चालू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? 8 जून को ही रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट है जेई मेंस की, है ना भाई? क्योंकि जेई मेन रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तभी जेई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन चालू होगा। अब 8 जून को अगर उनको डिक्लेयर रिजल्ट करना है, इसका मतलब क्या है? एग्जाम कब तक पूरा हो जाना चाहिए? मैक्सिमम मतलब 30 मई तक तो हो ही जाना चाहिए। 30 मई तक मतलब, क्योंकि 2 अटेम्प्ट की शुरू में उन्होंने बात करी थी, यानी 30 मई तक 2 अटेम्प्ट पूरे हो जाने चाहिए। अब सीबीएसई ने अपने बोर्ड का डेट अनाउंस किया है 26 अप्रैल। तो 26 अप्रैल से 20 मई तक तो बोर्ड ही होगा। इसका मतलब 26 अप्रैल से 20-25 दिन तो लगते ही। और 26 अप्रैल से 20 मई तक होगा। मतलब क्या? तो 26 अप्रैल से 20 मई, जिस दौरान बोर्ड एग्जाम चल रहा होगा, उस दौरान तो मेंस कंडक्ट नहीं ही करवाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। इसका मतलब क्या है? एक डेट तो अभी अप्रैल में ही आ जानी चाहिए निश्चित तौर पे, बोर्ड के एग्जाम से पहले। और एक डेट बोर्ड के एग्जाम के तुरंत बाद। समझ रहे हो बच्चों? तो बोर्ड के एग्जाम के पहले का मतलब क्या लग रहा है जी? 26 अप्रैल के पहले, यानी हो सकता है कि 10-15 अप्रैल तक आ जाए। बिल्कुल, एक डेट तो ये लग रही है। और एक डेट लग रही है 20-25 मई के आस। एक डेट लग रही है 10-15 अप्रैल, एक लग रही है 20-25।
बोर्ड के एग्जाम के 15 दिन पहले और दूसरा बोर्ड के एग्जाम के 7 दिन बाद। तो लेटेस्ट जो डेट है जिसके अपन मान के चले फर्स्ट अटेम्प्ट की, वो आनी चाहिए 5 से 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल 10 से 15 अप्रैल तक, है ना? ये बात अच्छी। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज का एजेंडा क्या है जी अपना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंफॉर्मेशन ब्रोशर इज आल्सो आउट। एडवांस की वेबसाइट पे जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये होमवर्क मैंने दिया था बच्चों, ये यहाँ तक सेक्शन जी तक पहुंच गए क्या सब लोग? हाँ सर, कर दिया जी। है जी? हाँ सर, कर दिया। कर लिया? हो रहे हैं क्वेश्चन, हो रहे हैं, डाउट तो नहीं आ रहे उसमें? नहीं सर, बन गए। बन गए? ओके, वेरी गुड। सेक्शन जी तक हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ एक बच्चों ने डाउट पूछा भी था, वो कंडक्टिंग स्फेयर की एनर्जी के रिगार्डिंग। किसने पूछा था वो? ग्रुप पे पूछा था ना किसी ने? आउटसाइड में यू नॉट है तो टोटल कितनी होगी? खैर, जिसने भी पूछा। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं बच्चों किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है? अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज of equal magnitude. A positive and a negative charge of equal magnitude placed at a small fixed distance from each other. और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल is equal to is a vector quantity. पहले तो ये देखो, is a vector quantity और इसका सिंबल हम लिखते हैं p वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट को क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
multiplied by distance between them. Magnitude of charge multiplied by distance between them. और डायरेक्शन क्या होती है? Direction of vector P is from negative charge to positive charge. SI यूनिट क्या कहलाएगी जी बच्चों? कूलम मीटर। या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, एम्पियर मीटर सेकंड। एम्पियर मीटर, कूलम को क्या लिख दिया? एम्पियर सेकंड इनटू मीटर तो है। जैसे देखो, आपको कहा जाए कि 3 चार्जेस हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टेक्स पे रखे हुए हैं। और ट्राइंगल की साइड लेंथ है a, तो हमें पता करना है फाइंड द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट of the system. Find the resultant dipole moment of the system. क्या आएगा बच्चों?
इसका डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें तो देखो, एक डाइपोल बनाने के लिए आपको इक्वल एंड अपोजिट चार्ज चाहिए। ये क्यू और ये राइट वाले दो क्यू को लेकर के तो मैं डाइपोल बना नहीं पाऊंगा। इसके साथ इस पूरे को लेकर के भी मतलब नहीं है, क्योंकि -2q है, उधर q है। तो ये -2q को क्या है, दो पार्ट में आप स्प्लिट कर लो, और एक -q को ऊपर वाले q के साथ क्लब कर लो और दूसरे -q को राइट वाले q के साथ क्लब कर लो, तो आपके पास एक दो डाइपोल्स क्रिएट हो जाएंगे। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ four dipoles, each having dipole moment of magnitude q multiplied by a, and the angle between the two dipole moments corresponding to those two dipoles is 60 degrees। तो इसका मतलब क्या है, बराबर बराबर मैग्नीट्यूड के दो डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम में हैं, और दोनों कितने हैं, पी पी उनके मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, उनके बीच में एंगल है कितना, 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, क्या रिजल्टेंट 2p cos 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा बेटे, विच इज √3। एंड व्हाट इज पी, पी हियर इज, हमें तो p तो हटाना पड़ेगा, आंसर तो q और a के टर्म्स में ही देना पड़ेगा, तो √3 QA ऐसा आंसर आ जाएगा। और उसकी √3 QA की डायरेक्शन क्या होगी जी, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगी। √3p होगा और वो इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। क्या ये बात समझ में आती है? और देखिए बच्चों, मान लो हमें कहा जाए जी कि अपने पास क्या है बेटे, वी हैव अ सेमी सर्कुलर रिंग, और उस सेमी सर्कुलर रिंग के दो क्वार्टर हैं, ए बी एंड बी सी। पूरे ए बी पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और पूरी बी सी पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और इसकी रेडियस है बच्चों कितनी, r। एक मिनट, स्क्रीन फ्रीज हो गया। ये ऐसा, ABC is a semicircular ring, AB has linear charge density minus lambda, sorry, lambda, and BC has linear charge density
माइनस लैम्डा में पता करना है फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द एंटायर रिंग। यार इनफैक्ट हमें क्या है, इसको ऐसे कंप्लीट ही कर लेना चाहिए। ऐसा ले लेते हैं, है ना, रादर देन टेकिंग इट दैट वे। हम इस तरह से, उसमें क्या है, वो बराबर नहीं आ पाएगा एक्चुअली। आ तो जाएगा, उसका भी कैलकुलेट कर लेंगे। पहले इसका कैलकुलेट कर लो फिर उसका कैलकुलेट, ठीक है, पहले इसका कैलकुलेट कर लो फिर उसका। देखिए यहाँ से थीटा एंगल पे जाते हैं, डी थीटा विड्थ का एलिमेंट लेते हैं। ये जो एलिमेंट की लेंथ है वो कितनी है, लैम्डा, इस एलिमेंट की लेंथ है कितनी, आर डी थीटा। तो चार्ज हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा, उसका हो जाएगा
माइनस लैम्डा तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच का दूरी दैट इज 2r। इसको मैं रिजॉल्व कर लेता हूं x और y डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा बेटे? 2 लैम्डा आर स्क्वायर 2 लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा, और क्या इसको cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ 2 लैम्डा आर स्क्वायर cos थीटा डी थीटा आई कैप प्लस 2 लैम्डा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा जे कैप, ये ऐसा हो जाएगा। अब क्या है इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मत लिखो, अब ये तो हमने क्या कर दिया जी, रिजॉल्व ही कर दिया इसको, तो अब तो ये प्रॉपर वेक्टर ही बन गया। लेकिन इसको पी वेक्टर लिखने की जगह डीपी वेक्टर अपन लिख, और थीटा के इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहां से कहां तक रखते हैं बच्चों? क्या इधर से उधर तक पूरा कवर करना है आपने? तो क्या लिमिट रखते हैं बोलो तो? 0 से पाई। 0 से पाई से काम नहीं चलेगा। देखो जब 0 पे आप होगे तो इधर पहुंचोगे, और पाई पे पहुंचोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे। हाँ 0 से पाई भी ले सकते हो, या -π/2 से π/2 भी ले सकते हाँ है ना। 0 से पाई भी ले सकते हैं और -π/2 से π/2 भी ले सकते हैं। इनफैक्ट -π/2 से π/2 मुझे ज्यादा सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो हम पॉजिटिव एलिमेंट से शुरुआत कर रहे हैं ना बेटे। ये इस वाले तो सारे पॉजिटिव वाले ही लो, तुम नेगेटिव वाले लोगे तो फिर क्या डायरेक्शन में दिक्कत आएगी। हाँ है ना, जैसे जैसे अपन देखते हैं, देखो अगर मैं थीटा को 0 पुट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? 2 लैम्डा आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा आई कैप ऐसा मिलेगा ना। हाँ तो थीटा को 0 पुट किया तो मेरे को एक इस डायरेक्शन वाला डाइपोल मिल जाएगा, और थीटा को अगर -π/2 पुट किया तो क्या मिलेगा? ये 0 हो जाएगा, और साइन π/2 -1 हो जाएगा। तो थीटा को अगर -π/2 लिखा मैंने तो मेरे को मिलेगा -2 लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा जे कैप, माइनस जे कैप वाली टर्म मिलेगी। तो माइनस जे कैप वाली मतलब ऐसा नीचे वाला मेरे को मिल जाएगा। और अगर π/2 रखा तो क्या मिलेगा? +2 लैम्डा
आर स्क्वायर डी थीटा जे कैप ऐसा मिल जाएगा। बेसिकली -π/2 और π/2 वाले ना एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे, क्यों बेटे? हाँ है ना, करने भी चाहिए, करने भी चाहिए, क्योंकि इधर पे तो नेट, मान लो आपने अगर एक ऐसा एलिमेंट लिया तो उस पे तो नेट चार्ज 0 ही मिल रहेगा ना। थोड़ा लैम्डा वाला आएगा, थोड़ा माइनस लैम्डा वाला आ जाएगा। तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा करके देखते हैं। 0 से पाई तक अगर इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या आंसर आएगा? 0 से पाई तक अगर इंटीग्रेट किया 2 लैम्डा आर स्क्वायर आई कैप तो कॉमन आ जाएगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे? 0 से पाई में तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, हाँ और साइन थीटा का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा 2 लैम्डा आर स्क्वायर जे कैप, 0 से पाई में साइन थीटा का इंटीग्रेशन 2 आ जाता है, तो ये क्या आ जाएगा? 4 लैम्डा आर स्क्वायर जे कैप। और अगर -π/2 से π/2 में अगर अपन डीपी वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? -π/2 से π/2 में कॉस का इंटीग्रेशन 2 हो जाता है ना, हाँ तो हो जाएगा 4 लैम्डा आर स्क्वायर आई कैप, और साइन का 0 होगा, है ना। अब देखो अपना सही आंसर क्या होना चाहिए, देखो अ, ऐसे डाइपोल बनेंगे इस तरह से। और यहाँ पर कैसे बनेंगे? इधर डाइपोल ऐसे बनेंगे। तो अल्टीमेटली एक डाइपोल इधर बनेगा, एक डाइपोल ऐसे बनेगा, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में आएगा? क्या एक्स डायरेक्शन में ही आना चाहिए? बोलो जी, समझ में आई कि नहीं आई बात? है देखो मैं फिर से बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ। हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिया हुआ है? इधर पूरे पे लिया हुआ है लैम्डा, और लेफ्ट साइड में लिया हुआ है माइनस। अब जैसे अपन ने इसको नाम दे रहे थे ए बी सी डी, तो पूरे क्या है, ए बी और सी डी का मिला करके, ए बी और सी डी का मिला करके क्या डाइपोल मोमेंट ऐसा आ जाएगा क्या? और बी सी और डी ए का मिला करके क्या डाइपोल मोमेंट ऐसा आ जाएगा? बोलिए। हाँ अब ये दो डाइपोल मोमेंट है, इनका रिजल्टेंट किधर आना चाहिए? क्या एक्स डायरेक्शन में ही आना चाहिए, हाँ है ना। तो ये -π/2 से π/2 का इंटीग्रेशन का लिमिट सही है, 0 से पाई वाला जो है वो सही नहीं है। उसमें देखो दिक्कत वही है कि अपन क्या है, पॉजिटिव चार्ज की लोकेशन को थीटा एंगल से डिनोट कर रहे हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? क्या 0 से पाई तक है क्या पॉजिटिव चार्ज बेटे, या -π/2 से π/2 तक है?
-π/2 से π। -π/2 से π/2 के बीच में है, तो इसलिए क्या है, लिमिट -π/2 से π/2 ही पुट करेंगे यहाँ, है ना? क्या ये चीज समझ में आती है जी बच्चों? हाँ, ओके। अब देखो वो सेमी सर्कुलर रिंग वाला कराते हैं तुमको। सेमी सर्कुलर रिंग ABC, AB पार्ट की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, BC पार्ट की लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा। तो हमें पता करना है कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, रेडियस R।
क्या ऐसा कर सकते हैं बच्चों? किधर से किधर तक इंटीग्रेट कर दे जी इसको? अच्छा, अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स बताओ, क्या लगाएंगे? 0 से π/2 0 से π/2 π/2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 0 से π/2 लगाना, तो साइन थीटा का 0 से π/2 में इंटीग्रेशन 1 होता है, तो 2 लैम्डा r स्क्वायर आई कैप, ये ऐसा बराबर। हाँ सर। क्या ये बात समझ में आती है? तो इस तरह से क्या है, जो कोई सिस्टम हमें दिया हुआ है उसका डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेट इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो, ये -q और +q दो चार्ज होते हैं सिस्टम में, कुछ फिक्स डिस्टेंस पर मान लेते हैं, a डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखे हुए हैं, तो हम इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं, और वो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है कितना? q मल्टीप्लाइड बाई a। ये जो लाइन होती है ये क्या होती है जी? इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल, और इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होती है इसको क्या बोलते हैं? इनफैक्ट एक्सिस के पूरे का पूरा एक प्लेन ही होगा जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, उस पूरे प्लेन को ही क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल। अब बेसिकली हम इसमें इंटरेस्टेड क्या होते हैं कि अलग अलग पॉइंट पर, यानी कि एक्सिस पर, इक्वेटोरियल प्लेन पर, एक्सिस और इक्वेटोरियल के बीच में किसी रैंडम पोजीशन पर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालें। तो E एट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल की अगर हम बात करें, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ बच्चों, है ना, इसका डेरिवेशन आप लोगों को खुद करना है, सिंपल है। डाइपोल की वजह से मैं दो चार्ज हैं, दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और उसको ऐड कर दो, तो वो आएगा 2k p वेक्टर बाई r। ये क्या है? ये एक जो डाइपोल है, इस डाइपोल से सेंटर से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, है ना। ये क्या बताता है? डायरेक्शन p वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगी, है ना। और यहाँ पर हमने ऑफ कोर्स एक कंडीशन का यूज किया है कि ये जो डिस्टेंस है
वो डाइपोल की लेंथ के तुलना में बहुत ज्यादा, ठीक है। E at the equatorial line of the dipole लिखिए, वो आता है माइनस के पी वेक्टर बाई आर। एक्सिस में माइनस साइन नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, ई वेक्टर की डायरेक्शन इज सेम एज पी वेक्टर की डायरेक्शन, और ये इक्वेटोरियल लाइन है। इधर ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी, पी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन। इधर ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी, पी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन। पोटेंशियल, अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर कॉमा थीटा पॉइंट अगर आपको लिखनी, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, के पी बाई आर क्यू अंडर रूट ऑफ 1+3 cos स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये डाइपोल है। मान लीजिए आपको किसी ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है such that position vector makes an angle theta with the dipole moment vector, तो ये इसके साथ क्या एंगल बनाएगा, वो कुछ फाई एंगल बनेगा। और tan फाई किसके बराबर होता है जी, tan फाई बराबर होता है tan थीटा बाई, tan फाई बराबर होता है किसके, tan थीटा बाई ठीक है। यहाँ पर थीटा और फाई एंगल का मतलब समझ में आ रहा है बच्चों, क्या है, थीटा कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर, और फाई कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड आर वेक्टर। समझ में आई बेटे, फाई और थीटा का मतलब क्या होता है, बोलिए जी। हाँ सर। अच्छा, अगर ये बात आपके समझ में आए तो मेरे को बताओ कि एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर क्या होगा,
एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर कितना होगा? पी वेक्टर एंड सॉरी ई वेक्टर, थीटा प्लस फाई। यस इट विल बी थीटा प्लस, क्योंकि जो पी वेक्टर अपन बनाएंगे वो ऐसा, ये ऐसे ही तो बनेगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी, तो पी और ई के बीच का एंगल क्या बन जाएगा जी? पी और ई के बीच का एंगल सीधे बन जाएगा थीटा प्लस फाई। ठीक है, क्या ये तीनों प्रूव कर लोगे तुम अपने आप? मैं, कोई किसी को लगता है मैं करके बताऊं? और देखो, फिर बात आती है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल एट एक्सिस कैसे लिखेंगे बच्चों? इसको आप लिख सकते हो KP बाई आर स्क्वायर, या आप लिख सकते हो कितना, माइनस KP बाई आर। KP बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, माइनस KP बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। KP बाई आर स्क्वायर कब लिखेंगे? जब आपने आर वेक्टर जो लिया हुआ है वो डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में लिया। और माइनस KP बाई आर स्क्वायर कब लिखेंगे? जब आपने आर वेक्टर जो लिया हुआ है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर के ठीक अपोजिट डायरेक्शन। ये कब है? पी और आर वेक्टर के बीच में जब एंगल 180 डिग्री है तो माइनस KP बाई आर स्क्वायर, जब 0 डिग्री है तो KP बाई आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा? इट विल बी 0। और अगर r कॉमा थीटा पोजीशन पे लिखना है तो क्या होगा? KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं? K P डॉट आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। KP डॉट आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आती है?
थीटा अगर एक्यूट हुआ यानी -π/2 से π/2 के बीच में हुआ तब तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, और अगर π/2 से लेकर के और 3π/2 के बीच में हुआ तो इट विल बी नेगेटिव, है ना। मतलब सीधी सी बात है, प्लस क्यू के करीब हो तो पोटेंशियल पॉजिटिव और माइनस क्यू के करीब हो तो पोटेंशियल नेगेटिव। अब इन सब का यूज क्या है? इन सब का यूज देखो, एक तो ये है कि मान लो कोई हमसे कहे कि एक डाइपोल है, फिक्स्ड है, उसका डाइपोल मोमेंट है p और x एक्सिस के अलोंग रखा हुआ, और हमें क्या करना है जी कि एक पॉइंट है जो कि डाइपोल से 2r डिस्टेंस पे है और ये एंगल 120 डिग्री के बराबर बन रहा है। और मुझे क्या करना है, इस डाइपोल के सामने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक चार्ज पार्टिकल को हमें लेकर के आना, तो स्लोली लेकर के आना है। क्यू चार्ज पार्टिकल को कितना वर्क करना पड़ेगा? ये जो एंगल है ये हमें दिया हुआ है, मतलब ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो डाइपोल के साथ 120 डिग्री एंगल बनाता है, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डाइपोल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है। क्या आएगा बच्चों?
क्या बेटे सीधा सीधा हम ऐसा कर सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो Q इंटू बी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस Q इंटू ए पॉइंट का पोटेंशियल। बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखेंगे, के पी कॉस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे के पी कॉस 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2r का होल। तो ये आ जाएगा Q इंटू के पी बाई 2r स्क्वायर, कॉस 120 डिग्रीज माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा प्लस के पी डिवाइडेड बाई 8r, तो ये आ जाएगा 5 के पी क्यू डिवाइडेड बाई 8r। क्या ये बात समझ में आती? कर सकते बच्चों ऐसा? और देखिए सर पिछला पेज दिखाओ ना। हाँ बेटे, हाँ सर हो गया। तो हमें कहा जा रहा है कि ये लार्ज रेडियस का एक सर्कल है और दो स्मॉल डाइपोल्स सेंटर पे रखे हुए हैं। एक का डाइपोल मोमेंट है P, एक का डाइपोल मोमेंट है √3P, और सर्कल की रेडियस जो है वो है कैपिटल R, है ना। R इज वेरी लार्ज देन द लेंथ ऑफ दिस डाइपोल। तो मुझे क्या करना है, A पॉइंट पर, B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है। फाइंड intensity of electric field and potential at points A and B. Also find the location of points where intensity of electric field has maximum magnitude. Has maximum magnitude.
हाँ जी बच्चे, कैसे करेंगे? ए पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? देखो मैं लिखता जा रहा हूँ। बी पॉइंट पर कैसे आएगा? पोटेंशियल पॉइंट ए पे कितना आएगा? पोटेंशियल बी पॉइंट पे कितना आएगा? इन दोनों को हटा करके क्या एक डाइपोल से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका कि डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P resultant, and that will be under root of P square plus 3P square, 4P square का रूट, तो वो कितना हो जाएगा? 2P के बराबर हो जाएगा। और वो कितना एंगल बनाएगा? एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यानी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है। अब अगर 60 डिग्री एंगल ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, इसका मतलब क्या है बेटे? सर्कल पे आप कहीं भी घूमोगे तो डाइपोल से डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो kp बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1+3 cos स्क्वायर थीटा, तो जहां पर थीटा 0 होगा वहीं पे cos थीटा मैक्सिमम होगा, वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा, या 180 डिग्री पर। तो ये एंगल 60 डिग्री आया है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों पॉइंट्स पर ही E की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना? तो एक पॉइंट को हम M नाम दें, एक को N नाम दें, तो M और N दोनों पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का होगा। और पोटेंशियल की जहां तक बात है तो M पर मैक्सिमम होगा और N पर मिनिमम होगा। पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम एट M एंड मिनिमम एट N। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों?
हाँ सर। V मैक्सिमम m पर और V मिनिमम n। बोलिए जी। कर सकते हैं ऐसा? हाँ सर। अब ये तो बात हुई कि एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की या पोटेंशियल की। अब हम बात करेंगे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल का बिहेवियर कैसा रहेगा। तो फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक force and torque on dipole in uniform electric field। तो क्या होगा जी? जैसे ये -q और +q चार्ज, और हमने इसको क्या किया, एक ऐसे रीजन में रख दिया जहां पर कुछ इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है और सेम डायरेक्शन में है। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? क्या मैं बोल सकता हूँ नेट फोर्स तो 0 ही लगेगा? जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम बोल सकते हैं जी कि क्या है, नेट फोर्स तो 0 ही लगेगा। अब नेट टॉर्क की अगर बात करें तो वो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, डाइपोल मोमेंट वेक्टर कुछ ऐसा है, और डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा। डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा। तो ये देखो, दोनों फोर्सेस कपल फोर्सेस की तरह से काम करेंगे, और कपल फोर्स का टॉर्क कैसा लिखते हैं, टॉर्क ऑफ ए फोर्स कपल वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ये लाइन ऑफ फोर्स है, इनके बीच की डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस लिखनी होगी मेरे को। चार्जेस के बीच की डिस्टेंस a है, तो इनके बीच की डिस्टेंस a साइन थीटा होगी। तो क्यू ई मल्टीप्लाइड बाई a साइन, ये ऐसा है। तो नेट टॉर्क की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, क्यू ई ए साइन थीटा, और Q मल्टीप्लाइड बाई A को क्या बोल देंगे, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। तो ये PE साइन थीटा आ जाएगी, और वेक्टर फॉर्म में नेट टॉर्क को क्या लिख सकते हैं जी, P क्रॉस E से डायरेक्शन भी करेक्टली पता चल जाए। डायरेक्शन ऑफ नेट टॉर्क इज सच दैट
vector P rotates in the direction of vector P rotates in the direction of vector P rotates in the direction of vector वेक्टर P वेक्टर E के पैरेलल होने की टेंडेंसी रखेगा, है ना। कहने का मतलब क्या है, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपने डाइपोल को ऐसे रख दिया, तो टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट वाले केस में कैसे लगेगा, क्लॉक। सेकंड वाले केस में कैसे लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड वाले केस में कैसे लगेगा, क्लॉकवाइज। फोर्थ वाले केस में कैसे लगेगा, एंटी, है ना। जो सबसे छोटे से छोटा पॉसिबल एंगल है, उस एंगल को बनाते हुए वो वेक्टर P वेक्टर E के पैरेलल होने की कोशिश करेगा। तो ये बात हुई किसकी, टॉर्क। इक्विलिब्रियम की पोजीशन कौन सी होगी, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 will be positions of equilibrium। लेकिन 0 डिग्री पर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, फोर्स 0 एंड टॉर्क। और इधर भी क्या है, इक्विलिब्रियम है, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स 0 एंड नेट टॉर्क। लेकिन ये वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम, और 180 डिग्री वाला जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है, दैट इज
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? इसमें अगर आपने जरा सा भी इसको डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, और उसी डायरेक्शन में टॉर्क लग जाए, और इसमें अगर आपने इधर डिस्प्लेस किया तो ये और डिस्प्लेस होकर के दूसरी तरफ भागेगा। जबकि इसमें क्या है, आप पी को ऊपर लेके जाओगे तो ई उसको नीचे पुल करेगा, पी को नीचे लेकर के जाओगे तो ई उसको ऊपर पुल करेगा, है ना? ये ऐसा रहेगा बच्चों। क्या ये बात समझ में आती है? अगला कंसेप्ट इसमें होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। देखो, पोटेंशियल एनर्जी हम एनर्जी एसोसिएट करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, या पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन आर को डिफाइन करते हैं negative of work done by conservative force from reference position to position R। ये पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन R ऐसे हम। अब कैसे लिखें जी इसको? देखो, यहाँ पर आप एक बात मुझे बताओ कि क्या ये जो कंजर्वेटिव फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये कोई फोर्स नेट फोर्स लग रहा है क्या डाइपोल पे? नेट फोर्स तो जीरो है, तो फिर वर्क डन कैसे हो पाएगा? वर्क डन ऐसे हो पाएगा कि इन डाइपोल्स का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो, तभी वर्क हो पाएगा। तो वर्क डन को कैसे लिखेंगे? डी डब्ल्यू को लिखेंगे क्यू ई वेक्टर डॉट डी एस वन प्लस माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर डॉट डी एस। ये इस तरह से वर्क होगा। यहां से क्यू ई वेक्टर कॉमन आता है, डॉट डी एस वन वेक्टर माइनस डी एस टू, डी एस वन वेक्टर माइनस डी एस टू। अब इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कैसे होगा यार? ये बात सोचो तो जरा। एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज, तो इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कैसे हो सकता है? इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स्ड है बच्चों, तो एक ही तरह से इनका डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकता है। ds1 वेक्टर माइनस ds2 वेक्टर का मतलब क्या ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू हो गया? और ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू है, एक चार्ज के रिस्पेक्ट में दूसरे का डिस्प्लेसमेंट, वो किस डायरेक्शन में हो सकता है?
क्या वो सिर्फ परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग देम ही हो सकता है? क्या वो सिर्फ परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग देम ही हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब ये डाइपोल का ओरिएंटेशन चेंज हो, ये डाइपोल रोटेट हो। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम एक रिजिड मॉलिक्यूल इसको मान रहे हैं, एक रिजिड सिस्टम मान रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती ऐसा मान रहे हैं। इसका मतलब क्या है जी? जब ये रोटेट हो तभी ये होगा। और उस केस में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को क्या मैं आर डी थीटा ऐसा लिख सकता हूँ? मान लेते हैं कि ये डी थीटा एंगल से रोटेट हो जाता है, तो क्या इसको ए डी थीटा ऐसा लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए डी थीटा। तो ये हो जाएगा क्यू ई वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई ए डी, और क्यू इंटू ए को कितना लिख देंगे बच्चों? ये डॉट प्रोडक्ट तो ऑफ कोर्स है यहाँ पे अभी, है ना, ए डी थीटा। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का हम कुछ एंगल मान लेते हैं। लेट एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बी सम वैल्यू। तो ई वेक्टर और ए वेक्टर का भी अपने को उसी तरह से डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर इंटू डी थीटा, या पी ई कॉस थीटा। डी डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं पीई कॉस थीटा डी। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। इसमें एक एक गड़बड़ी है इसमें। देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो आपको एंगल किस किस के बीच में लिखना है बेटे? ई वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल लिखना है। ये एंगल पाई बाई 2, राइट? तो पता है क्या, ई वेक्टर आप बनाओगे तो इधर ऐसा बनेगा, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। इन दोनों के बीच का एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा बनेगा। तो क्या लिखोगे आप इसको? कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी ई साइन थीटा डी, है ना? ये वर्क डन आ रहा है। किसका वर्क डन आ रहा है जी? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा? इसका नेगेटिव, यानी कि पीई साइन थीटा डी थीटा। और इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं रेफरेंस पोजीशन से थीटा पोजीशन तक। रेफरेंस पोजीशन हम पता है किसको लेते हैं? रेफरेंस पोजीशन ले लेते हैं थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 से लेकर के थीटा तक इसको इंटीग्रेट कर,
तो ये आपके पास बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थीटा को हम लिख देंगे पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा पाई/2 से लेकर के थीटा तक, माइनस साइन कॉमन आ गया, पीई कॉस थीटा माइनस कॉस पाई/2। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस पीई कॉस थीटा, या पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स पी वेक्टर डॉट ई। क्या ये बात समझ में आती? पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थीटा हो जाएगा कितना? माइनस पी डॉट ई। लेकिन इसमें हमें ये बात ध्यान देनी है कि हमने क्या माना हुआ है, अज्यूमिंग दैट potential energy at theta equal to pi/2 is equal to 0. Assuming that potential energy at theta equal to pi/2 ये किसके बराबर है? 0 पे। तो जनरल थीटा की पोटेंशियल एनर्जी ये आएगा। इसका यूज क्या होता है बच्चों? हमें कहा जाए कि डाइपोल को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक रोटेट करना, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वो अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। या एक डाइपोल को हमने फ्री छोड़ दिया किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो बताओ वो किसी दूसरी पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते कितनी एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, या क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, है ना? जैसे मान लो हमसे कहा जाए क्या कि एक रॉड है और रॉड का मास है m, लेंथ है l, अ यूनिफॉर्म रॉड, और उसके एक एंड पे चार्ज है -q, दूसरे एंड पे चार्ज है +q, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ। और ये एंगल है 120 डिग्री। और इस पोजीशन से हम क्या करते हैं, रॉड को रिलीज कर देते हैं। रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन। तो हमें क्या करना है, हमें पता करना है फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉड। Find the maximum omega acquired by the, ये हमें कैलकुलेट कर, मैक्सिमम ओमेगा acquired by the
कैसे कैलकुलेट करेंगे जी बच्चों इसको? मैक्सिमम ओमेगा कब होगा? मैक्सिमम ओमेगा कब आएगा बच्चों? देखो अभी इस पोजीशन पे टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा इस रॉड पे? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ऑन द रॉड एट दिस पोजीशन? Will it be clockwise or anti-clockwise? clockwise, Clockwise, है ना? जब तक एंगल ऑफ द रॉड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री नहीं हो जाता, तब तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही टॉर्क लगता जाएगा। हाँ सर। और जब तक टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगता जाएगा, तब तक इसका ओमेगा बढ़ता ही जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जबकि ये रॉड जो है वो रोटेट होते होते इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो रॉड भी ऐसा है। क्या मैं बोल सकता हूं इस पोजीशन पे ओमेगा मैक्सिमम होगा? एट दिस पोजीशन ओमेगा विल बी मैक्सिमम, क्या ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि इसके बाद क्या होगा, देखो अभी तक टॉर्क लगातार क्लॉकवाइज 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 में चलता जा रहा है, तो टॉर्क क्लॉकवाइज में चलता जा रहा था, तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जा रही। अब इसके बाद क्या होगा, रॉड ऐसे हो जाएगी, तो अब टॉर्क लगना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगने लग जाएगा। तो यानी ऑलरेडी जिस डायरेक्शन में ओमेगा एक्वायर कर लिया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अब टॉर्क लगेगा, तो फर्दर रोटेट होने पर ओमेगा कम ही होता जाएगा। तो हम इनिशियल पोजीशन से कंजर्व एनर्जी अप टू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री तक एनर्जी कंजर्व कर देता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा, तो इनिशियल हो जाएगी माइनस पीई कॉस 120 डिग्री, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पीई कॉस 0 डिग्री, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी हमें, तो क्या हो जाएगा बेटे, माइनस पीई कॉस 120 डिग्री को लिखेंगे -1/2 इक्वल टू माइनस पीई कॉस 0 को लिखेंगे 1 प्लस हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिख देंगे बच्चों, ये रॉड किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, क्या कुछ सोच सकते हैं क्या आप? सेंटर, है जी, सेंटर के अबाउट, सेंटर के अबाउट ही घूम रही है। क्यों, ऐसा क्यों, हमने तो फ्री छोड़ा हुआ है इसको, तो किसी और पॉइंट के अबाउट नहीं घूम सकती क्या? नहीं। क्यों? लॉजिक है इसमें, ऐसा नहीं है कि रैंडमली सेंटर के अबाउट ही ले लिया अपन, एक लॉजिक, क्या लॉजिक है वो समझना है। नेट 0 है ना। एफ नेट 0 है,
एफ नेट 0 होने की वजह से क्या है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, रेस्ट से छोड़ा है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। तो हाँ इसलिए आई आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर, एम क्योंकि एल स्क्वायर बटा नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो आई आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखना है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, तो हम लिखेंगे हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पीई बाई 2 प्लस पीई इक्वल टू हाफ आई सी एम को लिखेंगे एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 3/2 पीई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 24 ओमेगा स्क्वायर। तो क्या आएगा जी, 3/2 पी को क्या लिखेंगे, Q मल्टीप्लाइड बाई रॉड का लेंथ क्या है L, तो Q इंटू एल इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 24 ओमेगा स्क्वायर। तो ये इधर 12 आता है, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 36 Q बाई एम एल। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, थर्टी सिक्स क्यू बाई, तो ओमेगा आ जाएगा कितना, 6 टाइम्स ऑफ ऊपर एक ई भी है। क्यू बाई क्यू ई, यस रहेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड के कितना टॉर्क है। दिस विल बी द मैक्सिमम ओमेगा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों, हाँ सर। इतना मैक्सिमम ओमेगा ये अक्वायर करेगा। तो देखो बच्चों, डाइपोल में एक बात ध्यान रखना हमेशा क्या है कि अगर हमें कुछ स्पेसिफाई कर दिया जाए कि भाई हमने इस पॉइंट पे हिंज कर दिया है, तब तो उस पॉइंट के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। लेकिन अगर हमें कुछ नहीं दिया जाए, फ्री छोड़ रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लिखना होगा, फिर हमको सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट लिखना होगा। समझ में आती जी बात? हाँ हाँ सर। ओके, ये है क्या, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, उसी तरह से क्या है, अगर हमको कहा जाए कि भाई मैंने इसको थोड़ा सा, जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि ये एक रॉड है, अगेन m मास और l लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है, और दो एंड पे -q और +q चार्ज भी है इसमें, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है जो कि अभी रॉड के पैरेलल। हमने क्या किया, अच्छा रॉड जो है वो -q जहां पे है वहां पे हिंज भी, ठीक है। हमसे कहा जाए कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ small oscillations of rod around mean position। Find the time period of small oscillations of rod around mean position।
ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे बच्चों? रॉड को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, जैसे ही रॉड को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे उस पे टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा? पी ई साइन थीटा के बराबर। देखो ये पी ई साइन थीटा का जो टॉर्क होता है ना, कपल फोर्सेस का टॉर्क, वो हर पॉइंट के अबाउट सेम आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की। टॉर्क ऑफ कपल फोर्सेस इज सेम अबाउट ऑल पॉइंट्स। टॉर्क को लिखेंगे पी ई साइन थीटा के बराबर। तो कितना आएगा ये? पी को लिख दो Q इंटू एल, ई तो ई है ही, और स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो हाँ ये सर। जो क्वांटिटी आ जाएगी, ये टॉर्क कांस्टेंट हो गया आपका, टॉर्शनल कांस्टेंट सी, है ना। तो टाइम, इसका मतलब ये एंगुलर एसएचएम कर रहा है, और एंगुलर एसएचएम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज एक्सिस डिवाइडेड बाय टॉर्क कांस्टेंट। तो हिंज एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिख देंगे बच्चों? ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, टॉर्क कांस्टेंट इज क्यू ई एल। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। टाइम पीरियड की क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 पाई अंडर रूट ऑफ कितना, एम इंटू एल डिवाइडेड बाई 3 यू। ये टाइम पीरियड की ऐसी वैल्यू हमारे पास। हाँ सर। क्या ये चीज समझ आती हाँ है ना? इसमें हमने एम एल स्क्वायर बाई 3 क्यों लिया? क्योंकि हमें स्पेसिफिकली दे दिया गया भैया उसी एक्सेस के अबाउट हिंज है, तो उस एक्सेस के अबाउट ही रोटेशन होगा फिर, है ना। तो ये बात है बच्चों, ये हमारा डाइपोल जो है उसमें एक चीज अभी हमें और पढ़नी है। डाइपोल है ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद ये डाइपोल अपना कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसको अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। डाइपोल वाला सेक्शन करना आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस अपन अगली क्लास में करना सीखेंगे। ठीक है।